हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे फ्यूरान का स्ट्रक्चर। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने पायरोल का स्ट्रक्चर किया था, बिल्कुल सेम वैसा ही फ्यूरान का स्ट्रक्चर है। ये यहाँ पर मैंने बनाया है जो सिंपल, जैसे इससे पहले भी स्ट्रक्चर बना के दिखा चुकी हूँ। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C4H4O। इसको देखने से हमें लग रहा है कि ये एक डाईईन कंपाउंड है और एक इसमें इथर बॉन्ड है। दो डबल बॉन्ड्स हैं कंजुगेशन में और एक इथर बॉन्ड हमें दिख रहा है इसमें। तो हम यहाँ से ये बोल सकते हैं कि मे बी दिस कंपाउंड शुड शो सम प्रॉपर्टीज ऑफ डाईईन एंड इथर, बट इन एक्चुअल प्रैक्टिस इट इज ए एरोमेटिक कंपाउंड। इससे पायरोल भी एक एरोमेटिक कंपाउंड था, तो दिस कंपाउंड इज ऑल्सो एरोमेटिक कंपाउंड। ये हमें कैसे पता चला कि ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है? बिकॉज इट अंडरगोज इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस। जो बेंजीन रिंग या एरोमेटिक कंपाउंड्स में इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस होती हैं, जैसे नाइट्रेशन, हेलोजनेशन, सल्फोनेशन या फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शंस, वो सभी रिएक्शंस फ्यूरान में भी होती हैं। और इसकी जो रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन एनर्जी है, जो रेजोनेंस एनर्जी है, वो है 65 किलो जूल पर मोल। अगर हम डाईईन की, कंजुगेटेड डाईईन की एनर्जी की बात करें, 12.5 किलो जूल पर मोल होती है। ये वैल्यूज इससे पहले भी मैं बता चुकी हूँ शायद आपको, कि याद रखनी है आपको कि फ्यूरान, पायरोल, थायोपिन की कितनी है, बेंजीन की कितनी होती है और कंजुगेटेड डाईईन की कितनी है। आपस में कंपैरिजन के लिए जरूरी है इनकी वैल्यूज याद रखना। तो इसकी रेजोनेंस एनर्जी, फ्यूरान की रेजोनेंस एनर्जी डाईईन की रेजोनेंस एनर्जी से काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ से भी हमें ये पता लगता है कि इस कंपाउंड में कुछ एरोमेटिक कैरेक्टर है, इसी वजह से इसकी जो रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन एनर्जी है वो ज़्यादा है, लेकिन बेंजीन से ये एनर्जी कम है। तो इसके स्ट्रक्चर को हम कैसे डिस्कस करेंगे? तो वही 2 पॉइंट्स हैं, मोलिकुलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर एंड रेजोनेंस स्ट्रक्चर। दोनों से ही हम फ्यूरान की एरोमेटिक स्ट्रक्चर है उसको एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम करेंगे मोलिकुलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर। सारे पॉइंट्स बिल्कुल पायरोल की ही तरह हैं, कोई भी चेंज नहीं आएगा इसके अंदर। पायरोल भी क्या था, एक फ्लैट पेंटागोनल स्ट्रक्चर था, मतलब प्लेनर स्ट्रक्चर था। तो ये फ्यूरान में भी क्या है, 5 मेंबर रिंग है, ये एक पेंटागोनल, फ्लैट पेंटागोनल स्ट्रक्चर है। All 5 atoms are sp2 hybridized. All 4 कार्बन्स एंड ऑक्सीजन sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं। तो हम इनके एक बार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लें। एक्साइटेड स्टेट में कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होती है, ऑल 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं चारों ऑर्बिटल्स में। ये 2s ऑर्बिटल है और ये 2p ऑर्बिटल्स हैं। सेम ऑक्सीजन में भी मैं रिप्रेजेंट कर देती हूँ 2s 2p। यहाँ पर देखो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बना दिए इन्होंने, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ने, और एक p ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज्ड रह गया है जिसके अंदर भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ये है अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल। सब जितने भी ये 4 कार्बन हैं, इन चारों का ये सेम कॉन्फ़िगरेशन है। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑक्सीजन। अगर नॉर्मली हम कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और लास्ट वाले में 1 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। लेकिन इस केस में ये थोड़ा सा डिफरेंट है। 2s में तो 2 इलेक्ट्रॉन्स ही होंगे, और जो 2 एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो हम p के लास्ट वाले उस पोर्शन में दिखाएंगे। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी इसकी। तो sp2 हाइब्रिडाइज जो 3 ऑर्बिटल्स हैं, इनके अंदर क्या है, एक में तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और 2 में 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ से ये जो ऑक्सीजन ने 2 सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं वो इन दोनों ऑर्बिटल्स के साथ बने हैं, और ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह गया, सॉरी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रह गया। और जो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है उसमें क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अगर हम यहाँ पर बात करें कि कार्बन क्या क्या बॉन्ड बनाते हैं, तो सबसे पहले कार्बन की ही बात करती हूँ। कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, 3 ऑर्बिटल्स हो गए हैं इसके अंदर, तो 3 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे। अगर इस कार्बन की बात करें तो 3 सिग्मा बॉन्ड किस किस के साथ हैं, एक तो इधर ऑक्सीजन के साथ है, एक बॉन्ड इस कार्बन का इधर इस कार्बन के साथ है सिंगल बॉन्ड, और एक इन चारों कार्बन्स के ऊपर एक एक हाइड्रोजन अटैच है। तो एक सिग्मा बॉन्ड बन गया हाइड्रोजन के साथ। अगर हम इस कार्बन की बात करें तो इधर भी कार्बन के साथ बॉन्ड है, इधर भी कार्बन के साथ बॉन्ड है, और एक हाइड्रोजन के साथ, मतलब इनके 3 सिग्मा बॉन्ड बन गए हैं। तो इन तीनों इलेक्ट्रॉन्स के साथ 3 सिग्मा बॉन्ड्स बन गए। ऑक्सीजन में क्या है, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह गए हैं।
तो एक इस ऑक्सीजन का इस कार्बन के साथ बन गया, एक इस कार्बन के साथ बॉन्ड बन गया। अब ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये हम इसको इस तरह से दिखाएंगे। जैसे पाइरोल के केस में sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में यहाँ पर भी क्या क्या था, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही था जिसके साथ हाइड्रोजन की बॉन्डिंग हुई थी। ऑक्सीजन में यहाँ क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो यहाँ पर हमने इसी तरह से हाइड्रोजन की बॉन्डिंग दिखाई थी पाइरोल में, और यहाँ पर हम लोन पेयर दिखाएंगे। सेम थायोपिन में भी हम यहाँ पे लोन पेयर दिखाएंगे। तो अब फिर से कार्बन के पास से आती हूँ मैं। कार्बन के चारों कार्बन्स के ऊपर एक एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल था, हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ऑल कार्बन्स के ऊपर वन अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है, और जिसमें एक एक इलेक्ट्रॉन भी है। और ऑक्सीजन के ऊपर भी एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है जिसमें है एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अब इसमें देखें, ये तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल से जितने भी सिग्मा बॉन्ड बने हैं उनकी वजह से ये मॉलिक्यूल इस तरह से एक फ्लैट मतलब प्लेनर स्ट्रक्चर है। और ये जो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल हैं पांचों एटम्स के ऊपर वन वन, ये इस प्लेन के परपेंडिकुलर है इस टाइप से। तो आपस में ये चारों पैरेलल हैं, और अब ये एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर सकते हैं। इनके बीच में साइडवेज ओवरलैपिंग होगी। ऊपर ये ध्यान से मिलाना, ऊपर वाले लोब्स को एक साथ मिलाएंगे और नीचे वाले लोब से नीचे वाले लोब्स को ही मिलाएंगे। इस तरह से हम इनकी डीलोकेलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फिर ओवरलैपिंग दिखा सकते हैं ऑर्बिटल्स की। और ये जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल आपने बनाया है, इसको साइड में दिखाना है। तो इस तरह से ये है मोलिकुलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूरान। इसके अंदर पांचों एटम्स के p ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रहे हैं। एक जो इनके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डीलोकेलाइज्ड हो रहे हैं। डीलोकेलाइज का मतलब क्या होता है, जब यहाँ पे बताती हूँ। जैसे ये कोई भी बॉन्ड है, ये बॉन्ड बना क्या है, दो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही बना है। तो अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन इन्हीं दोनों एटम्स के बीच में रहते हैं, इन्हें बोलते हैं लोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। अगर ये इलेक्ट्रॉन किसी और एटम, जो यहाँ पर कोई भी और थर्ड एटम है, अगर यहाँ पर भी आ जाते हैं तो इनको हम बोलते हैं डीलोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ तो ये सारे इलेक्ट्रॉन्स ही एक दूसरे के साथ ओवरलैपिंग कर रहे हैं, दो फिक्स्ड टू एटम्स के बीच में तो रहते नहीं हैं, इसलिए हम इनको बोलते हैं डीलोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ पर डीलोकेलाइज पाई इलेक्ट्रॉन 6 हैं, 2 ऑक्सीजन के पास हैं, 1 चारों कार्बन्स के पास हैं, तो टोटल हो गए 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। और इसी वजह से ये कंपाउंड है एरोमेटिक, क्योंकि जो हक्कल रूल था 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ये उसको फुलफिल करते हैं उस कंडीशंस को। तो फ्यूरान एक एरोमेटिक कंपाउंड है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर में आपको इतना ही एक्सप्लेन करना है इसका। अब हम इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये फ्यूरान का स्ट्रक्चर है। रेजोनेंस स्ट्रक्चर में हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक तो हाइब्रिडाइज्ड sp2 ऑर्बिटल में है, वो तो इस रेजोनेंस में इंक्लूड होगा नहीं, और जो दूसरा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल में था, वो इस रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा। तो ये जरूरी नहीं है कि आप नीचे वाला ही हाइब्रिडाइज्ड होगा या ऊपर वाला अनहाइब्रिडाइज्ड होगा, कोई भी एक से हम रोटेशन स्टार्ट करेंगे। ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पहले इधर आएगा। अब ये जो डबल बॉन्ड है, इसके इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास आ जाएंगे। तो इस कार्बन के ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया। ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट किए हैं, तो ऑक्सीजन के ऊपर आ गया है पॉजिटिव चार्ज, और एक लोन पेयर अभी भी है इसके पास। दूसरे बॉन्ड को हम एज इट इज दिखाएंगे। अब क्या होगा, ये जो नेगेटिव चार्ज है 2 इलेक्ट्रॉन्स ही हैं यहाँ पे भी, ये इधर शिफ्ट हो जाएंगे, यहाँ डबल बॉन्ड बन गया, और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास आ गए। अगेन हम देखेंगे, यहाँ नेगेटिव चार्ज है, इधर डबल बॉन्ड आ गया, और ये डबल बॉन्ड जैसे था वैसे ही है अभी तक। ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। थर्ड स्टेप में ये नेगेटिव चार्ज इधर शिफ्ट हो गया, ऑक्सीजन के 4 बॉन्ड्स बन गए हैं, 4 तो बनेंगे नहीं, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होके इसके इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गए हैं। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, अब ये वाला डबल बॉन्ड इधर आ गया। ऑक्सीजन के ऊपर देखो एक बॉन्ड बन गया है, एक बॉन्ड इधर से ब्रेक होगा, तो कोई चीज़ नहीं हुआ है।
पॉजिटिव चार्ज स्टिल यहीं पे है और एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी और एक डबल बॉन्ड इधर है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये बिल्कुल मतलब सेम ही है सारे स्टेप। हम नेगेटिव चार्ज से डबल बॉन्ड बना लेते हैं और उससे नेक्स्ट जो भी डबल बॉन्ड है उसको एक कार्बन के ऊपर उसके दोनों इलेक्ट्रॉन्स दिखा देंगे। जैसे इस नेगेटिव चार्ज से इधर डबल बॉन्ड बन गया और ये बॉन्ड ब्रेक होके यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, इधर नेगेटिव चार्ज आया है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है और एक डबल बॉन्ड ऑलरेडी है इधर। अब अगर हम इसके बाद फिर से करेंगे, ये डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा और ये बॉन्ड ब्रेक होके ऑक्सीजन के पास, तो ऑक्सीजन जैसे ही इलेक्ट्रॉन इधर आए ऑक्सीजन के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आएगा, पॉजिटिव पहले से ही है तो पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो गए, ऑक्सीजन न्यूट्रल और यहाँ पर डबल बॉन्ड, तो बिल्कुल सेम ये वाला ही स्ट्रक्चर बनेगा। तो इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर में टोटल 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। सिर्फ ये वाला ही एक स्ट्रक्चर ऐसा है जिसमें कोई चार्ज सेपरेशन नहीं है, बाकी सब में देखो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है, चार्ज सेपरेशन है। तो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जो ओवरऑल स्ट्रक्चर में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है वो इस स्ट्रक्चर का होगा। इसके बाद फर्दर इनकी जब बॉन्ड लेंथ फाइंड आउट की तो फ्यूरान में कार्बन ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ 1.37 एंगस्ट्रॉम थी। अगर नॉर्मल कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो 1.48 होती है, ये इससे थोड़ी सी कम है। इससे भी ये कंफर्म होता है कि यहाँ पर ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड नहीं है। यहाँ देखने से हमें क्या लग रहा है, सिर्फ अगर इसको देखते हैं कि ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, बट एक्चुअल में ये पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। और इसका जो रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर है उसको हम रिप्रेजेंट इस टाइप से कर सकते हैं, या फिर जैसे पायरोल के केस में किया था, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और बाकी जो भी कार्बन्स हैं जो रिमेनिंग पार्ट है रिंग का उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। सेम इसी तरह से हम करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ थायोपीन और फ्यूरान में कोई भी डिफरेंस नहीं है। पायरोल और फ्यूरान में थोड़ा सा डिफरेंस था कि पायरोल में नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन अटैच थी और इसमें ऑक्सीजन के साथ एक लोन पेयर था, लेकिन फ्यूरान में और थायोपीन में क्या सिमिलरिटी है, ऑक्सीजन और सल्फर हैं और ये दोनों एक ही ग्रुप में आते हैं, नंबर ऑफ लोन पेयर दोनों के पास सेम है, तो बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर है। शॉर्ट में बताती हूँ मैं आपको इसे, ये स्ट्रक्चर है, इसका मोलिकुलर फॉर्मूला C4H4S, सेम वैसे ही है दिखने में, ये हमें डाईइन लग रहा है, थायोईथर भी लग रहा है, लेकिन इसमें डाईइन कंजुगेटेड डाईइन और थायोईथर की कोई भी प्रॉपर्टीज नहीं है। ऑल द 5 एटम्स आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड। इसकी रेजोनेंस एनर्जी होती है 125 किलो जूल पर मोल। अगर इन तीनों की हम बात करें, फ्यूरान की 65 थी, पायरोल की 100 किलो जूल पर मोल थी, तो इन तीनों में सबसे ज़्यादा थायोपीन की है। लेकिन कंजुगेटेड डाईइन से तो ये काफ़ी ज़्यादा है, कंजुगेटेड डाईइन की 12.5 थी, इसकी 125 है, तो ये काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू कंजुगेटेड डाईइन। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है जैसा हमने किया था। सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी बिल्कुल ऑक्सीजन की तरह ही है। चेंज क्या है, उसमें टू ऑर्बिटल थे, 2s और 2p थे, इसमें 3s और 3p हैं। अब हम वैसे ही जो कार्बन के ऊपर क्या है, एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है और सल्फर के पास भी एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है जिसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल बना देते हैं हम चारों के ऊपर। चारों कार्बन के पास इनमें 1 इलेक्ट्रॉन है और जो सल्फर के पास अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सल्फर के पास एक ये हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल भी है जिसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसको हम इस तरह से दिखाएंगे। अब आपको इनकी ओवरलैपिंग दिखानी है, जैसे हमने अभी अभी फ्यूरान में की थी वैसे ही ऊपर वाले लोब्स को एक दूसरे से मिला देना और नीचे वाले लोब्स को एक दूसरे से, ये ऊपर वाले लोब से मिलाने हैं। इसी तरह से नीचे वाले लोब्स को भी एक दूसरे से मिला देंगे तो ये मोलिकुलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर बन जाएगा थायोपीन का। रेजोनेंस स्ट्रक्चर जैसे अभी अभी हमने फ्यूरान में किए हैं वैसे ही हम थायोपीन में करके दिखाते हैं। अभी सल्फर के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और ये थायोपीन का स्ट्रक्चर है, ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज इधर आ गया।
यहाँ पर नेगेटिव में ये सेम बिल्कुल वैसा ही रिपीट हो रहा है, तो थोड़ा जल्दी जल्दी कर देती हूँ। सल्फर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये डबल बॉन्ड एज इट इज। नेक्स्ट स्टेप में ये नेगेटिव चार्ज इधर आ जाएगा, नेगेटिव डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया, एक डबल बॉन्ड इधर ऑलरेडी है, सल्फर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। लोन पेयर भी सल्फर के ऊपर दिखाते रहना सबके हर केस में। अब ये नेगेटिव चार्ज इधर आएगा, ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया, इधर डबल बॉन्ड आ गया, सल्फर के ऊपर स्टिल पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ नेगेटिव चार्ज है, एक डबल बॉन्ड इधर है। नेक्स्ट स्टेप में ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे शिफ्ट हो गया और ये इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए। इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, इधर ये डबल बॉन्ड बन गया, एक डबल बॉन्ड ये इधर पहले से ही है, सल्फर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो फ्यूरान और एक्चुअल में देखें तो तीनों स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है, सिर्फ नाइट्रोजन में हाइड्रोजन थी यहाँ पे। बट अगर और भी क्लोजली हम देखते हैं तो फ्यूरान और थायोपिन में तो सब कुछ बिल्कुल सेम है, कोई चेंज नहीं है, सिर्फ एक रेजोनेंस एनर्जी का ही चेंज है इनमें। अगर हम इसका बनाते हैं हाइब्रिड स्ट्रक्चर, जो ओवरऑल स्ट्रक्चर होगा वो भी बिल्कुल सेम है। हम इसको इस तरह से दिखा सकते हैं जैसे बेंजीन रिंग में दिखाते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है, रिलेटिव एरोमेटिक कैरेक्टर ऑफ पायरोल, फ्यूरान एंड थायोपिन, कि जो एरोमेटिक कैरेक्टर हैं, क्या ये तीनों बेंजीन जितने एरोमेटिक हैं, जितने एरोमेटिक कैरेक्टर बेंजीन में है उससे कम है या ज़्यादा है, और आपस में किसके ज़्यादा हैं इनके। तो सबसे पहले हम इनका कंपैरिजन करेंगे बेंजीन के साथ। फर्स्ट पॉइंट है चार्ज सेपरेशन। जो फर्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे वो चार्ज सेपरेशन के ऊपर बेस्ड होगा। इन तीन पायरोल, फ्यूरान और थायोपिन तीनों के ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम देख चुके हैं। पायरोल के पहले लास्ट लेक्चर में करवाए थे, फ्यूरान और थायोपिन के तो अभी अभी हुए हैं। तो सिर्फ ये वाला ही एक स्ट्रक्चर तीनों में ऐसा है जिसमें कोई चार्ज सेपरेशन नहीं है, बाकी सब में चार्ज सेपरेशन है। इसका मतलब इसका ही कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा। लेकिन बेंजीन की बात करें तो बेंजीन में 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसे होते हैं जिसमें कोई चार्ज सेपरेशन नहीं होता। एक्चुअल में हम बनाते भी ये 2 ही हैं। बस डबल बॉन्ड्स की पोजीशन हमें थोड़ी सी चेंज की है। तो ये दोनों ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसे हैं जिसमें कोई भी चार्ज सेपरेशन नहीं है, मतलब दोनों का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है। यहाँ पे सिर्फ एक ही स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है और यहाँ पर 2 हैं। तो बेंजीन में एरोमेटिक कैरेक्टर इन तीनों के कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा होंगे। तो बेंजीन की स्टेबिलिटी भी इन सबसे ज़्यादा होगी। अगर रेजोनेटिंग एनर्जी की बात करें हम, बेंजीन में 151 किलो जूल पर मोल थी और इनमें 65 to 125 थी। तो बेंजीन बाकी सबसे ज़्यादा एरोमेटिक है, ज़्यादा स्टेबल है। अगर अब हम बात करते हैं इन तीनों की, पायरोल, फ्यूरान और थायोपिन में किस में एरोमेटिक कैरेक्टर ज़्यादा है। अगर रेजोनेंस एनर्जी की ही बात करें, फ्यूरान की 65 किलो जूल पर मोल थी और पायरोल की शायद 100 थी, चेक कर लेना एक बार इसे, 100 किलो जूल पर मोल, और थायोपिन की 125 किलो जूल पर मोल। तो इसको देख के भी हमें लग रहा है कि बेंजीन के ज़्यादा क्लोज थायोपिन की रेजोनेंस एनर्जी है, उसके बाद पायरोल है और फिर फ्यूरान है। मतलब फ्यूरान में सबसे लीस्ट एरोमेटिक कैरेक्टर हैं और थायोपिन में सबसे ज़्यादा हैं। लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर बेस्ड हम इनको डिस्कस करेंगे। इन तीनों में हेटेरो एटम है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर। फ्यूरान में ऑक्सीजन है, पायरोल में नाइट्रोजन है और थायोपिन में सल्फर है। इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है, फिर नाइट्रोजन की है, फिर सल्फर की है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से होता क्या है, जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जो ये वाला लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो इस रिंग के साथ रेजोनेंस में इंक्लूड हो रहा है, तो जिस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज़्यादा होगी वो अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को उतना ही कम इजीली डोनेट कर सकता है या कम इजीली इस रिंग के अंदर वो सर्कुलेट करेगा। तो ऑक्सीजन का लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो कंट्रीब्यूशन होगा इस रेजोनेंस में वो सबसे कम होगा, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है और ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को इजीली नहीं छोड़ती है। उसके बाद नाइट्रोजन और फिर सल्फर। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ही रीज़न है कि जिसकी वजह से फ्यूरान में रेजोनेंस एनर्जी 65 है, पायरोल में 100 है और थायोपिन में 125 है। एक बार फिर से जो कुछ किया था वो मैं रिवाइज करवा देती हूँ 1 मिनट में।
सबसे पहले हमने फ्यूरान का स्ट्रक्चर किया था। इसका मोलिकुलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर इसमें बताए थे। फ्लैट पेंटागोनल स्ट्रक्चर है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड एटम है सारे, और ये इसका मोलिकुलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर होगा। अब ये एरोमेटिक कैरेक्टर है, इसके अंदर ये जो ऑक्सीजन के अंदर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में है और एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल में है, और ये अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल वाला इस रिंग में सर्कुलेट होता है। 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस वजह से ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है। ये हमने यहाँ पर इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाया है। सेम इसी तरह से फिर डिस्कस किया है स्ट्रक्चर ऑफ थायोपिन, बिल्कुल सेम वैसा ही है इसका मोलिकुलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर और इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर। आफ्टर दैट एरोमेटिक कैरेक्टर ऑफ पायरोल, फ्यूरान एंड थायोपिन। बेंजीन से तो ये सारे ही कम एरोमेटिक हैं, लेकिन अगर इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर बेस्ड हम इन तीनों की एरोमेटिसिटी के ऑर्डर देखते हैं तो सबसे कम है फ्यूरान, उसके बाद पायरोल और आफ्टर दैट थायोपिन। सबसे ज़्यादा एरोमेटिक है इन सब में बेंजीन। ये है आज का टॉपिक। थैंक यू।